हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। अभी हम लोग 10 दिनों का करंट अफेयर कवर करेंगे, यानी कि 16 से लेकर 27 मार्च के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट समय की हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। अब चूंकि ये 10 दिन का है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि इधर के जितने भी महीने हैं, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब पेपर नए सिरे से बनेगा और नए प्रिंटिंग प्रेस में इसकी छपाई भी होगी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जितने भी आने वाले एग्जाम है, चाहे वो आपका पीसीएस का हो या फिर आरओ का री एग्जाम हो या फिर आने वाला जो एग्जाम खंड शिक्षा अधिकारी है वो हो, उन सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो कि 16 से 27 मार्च के बीच में आयोजित किए गए, उसको देख लेते हैं। और एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न बनते भी हैं, जैसे विश्व गौरैया दिवस, ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसका आयोजन 21 मार्च को किया जाता है। और इस वर्ष का जो विषय है, थीम है, वो है वन नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए नया समाधान। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस, इसका आयोजन 22 मार्च को किया जाता है और इस वर्ष का जो विषय है वो है शांति के लिए जल। वहीं विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम है वो है जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, यानी कि एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को इसका आयोजन किया जाता है और इस वर्ष का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे एग्जाम के लिए। साथ ही आप लोग थीम भी अवश्य इसको देख, मतलब कि एक बार अपने नोट पॉइंट पे जरूर मेंशन किया करिए। राष्ट्रीय समसामयिकी की यहां पे हम लोग देख लेते हैं 16 से लेकर 27 मार्च के बीच में। तो पहले वन लाइनर है, उसको देख लें। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जहां पर पहला मगही उपन्यास, जिसका नाम है फूल बहादुर, उसका अंग्रेजी अनुवाद जो है बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक हैं अभय के, इनके द्वारा किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक पुस्तक है जो कि मगही में है, फूल बहादुर, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अभय के ने किया। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 18 संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का फैसला लिया है, क्योंकि अब वो राष्ट्रीय महत्व के जो है स्थल नहीं रह गए हैं और सर्वाधिक संख्या जो है वो यूपी में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली ऑल पोएम प्रसंस्करण इकाई का परिचालन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हो गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम, जिसको NMEO-OP के मतलब कि जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है जाना जाता है, इसको लॉन्च किया था। कब किया था? अगस्त 2021 में। ये डेट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर स्टेटमेंट वाले प्रश्न या फिर जो है आपके कथन कार्य वाले प्रश्न बनने होंगे तो यहीं से बन सकते हैं। इस मिशन का जो लक्ष्य है वो है ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना। साथ ही 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री भूटान जाते हैं तो थिम्पू में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहां पे भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा हमारे एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो ये जो है भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे नेता बन गए हैं विदेशी जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त यह मान्यता देश के विद्युत परिदृश्य में ग्रिड इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, देश में हमारे कितनी महारत्न कंपनियां हैं? अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट है गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF और ट्रैफिक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेंड शार्क ऑफ इंडिया। तो इस रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार सर्वाधिक जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो राज्य आते हैं उनमें कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र शामिल हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नौसेना को अपना समर्पित मुख्यालय भवन मिल गया है, यानी कि मतलब कि नौसेना के पास अपना कोई भी मुख्यालय भवन था ही नहीं और अब मुख्यालय भवन हो गया है नौसेना का, जो कि दिल्ली छावनी में स्थित होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है
17 मार्च 2024 को पहली बार श्रीनगर में फार्मूला 4 कार रेसिंग का आयोजन किया गया और ये जो कार रेसिंग है ये डल झील के किनारे आयोजित किया गया था। ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर के बीच में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्रों को लक्षित करते हुए मिशन 414 शुरू किया। तो मिशन 414 का संबंध किससे है? चुनाव आयोग से है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। तो त्रिनेत्र ऐप का संबंध किस राज्य से है? यूपी से है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो है इसको प्रशासन ने लॉन्च किया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और ये आपके यूपी स्पेशल में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर से, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज जिसका नाम है गुड इनफ एनर्जी पावर ग्रिड, इसके द्वारा जो है गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी और गुड इनफ एनर्जी बैटरी जो है वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की भारत की अग्रणी निर्माता कंपनी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गीगा फैक्ट्री का जो है मतलब कि उद्घाटन कहां पे किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। तो ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? हैती में जो भारतीय फंसे थे उनको जो है सुरक्षित डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदारी बनने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है। तो जो है पेरिस ओलंपिक के लिए जो भारतीयों के लिए जो टाई अप किया है बैंक ने, वो कौन सा बैंक है? यस बैंक है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तेलंगाना स्थित एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य के तड़बई क्षेत्र में वर्तमान में आग लग गई थी जंगल में, तो इसलिए ये न्यूज में आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये थे राष्ट्रीय स्तर के जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 16 मार्च से 27 मार्च के बीच में। अब कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं कि कुछ जो है लगातार स्थल जो है न्यूज में बने हुए थे, जैसे पुंडबुला गुट्टा, ये न्यूज में क्यों था? तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो है पुंडबिला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई। पुंडबिला गुट्टा मध्य पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक चित्रों, शैलाश्रयों और अपने आवास की संख्या की दृष्टि से समृद्ध है। यह तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित है और कई प्रागैतिहासिक निवास स्थलों का घर भी है। तो यह हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये न्यूज में क्यों था? हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। यह रिमोट सेंसिंग सहित कई स्रोतों से प्राप्त भू स्थानिक जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में व्यापक निगरानी को सक्षम करेगा। साथ ही यह मानचित्र, समय रेखा, ड्रिल डाउन दृश्यों में फसल की पैदावार, उत्पादन और सूखे की स्थिति पर जानकारी भी प्रदान करेगा। यह सूक्ष्म स्तरीय डेटा को एकत्र करेगा, इसे संसाधित करने और मैक्रो चित्र द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली सहित कई प्लेटफॉर्मों का उपयोग भी करेगा। इसके साथ ही यह किसान की स्थानीय भाषा में एक सलाह के रूप में जो है मतलब कि डिसीजन लेने के लिए उनको एक मैसेज कन्वे करेगा और इसके लिए भाषणी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणी के चालुक्य, ये न्यूज में क्यों बने हुए थे? तो ये न्यूज में इसलिए बने थे क्योंकि कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के मंदिर शहर गंगापुरम में पाया गया। चालुक्यों ने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्कन के मध्य भारतीय पठार पर शासन किया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और उस अवधि के दौरान उन्होंने 3 निकट संबंधी लेकिन अलग अलग राजवंशों के रूप में शासन किया। वो कौन है? बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य या जिन्हें आप पश्चिमी चालुक्य के नाम से जानते हैं,
और वेगी के चालुक्य जिन्हें आप पूर्वी चालुक्य के नाम से जानते हैं। देखिए G20 का जब आयोजन किया गया था जो है सम्मेलन का, तो वहां पे चोल बहुत ज्यादा चर्चा में आए हुए थे और अब यहाँ पे न्यूज में चालुक्य आ रहे हैं। तो आपको दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको जो है बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 से 27 मार्च के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वो न्यूज में बने थे उनके बारे में। केंद्र सरकार ने 15 मार्च को सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार 2 उल्लेखनीय पत्रकारों को संयुक्त रूप से दिया गया। अब वो कौन कौन सी थी? ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा कुठार को स्वतंत्र पत्रकार की श्रेणी में मिला है और रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस में वर्क करती हैं जिनको चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर में दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव जिसका नाम है पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं, इसलिए ये न्यूज में बहुत ज्यादा बने हुए थे। पॉइंट नीमो दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है और जमीन से बहुत दूर स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पॉइंट नीमो कहां पे है? दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक काल्पनिक बिंदु है। नेक्स्ट है 16 मार्च 2024 को सुश्री शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित की गई हैं। पैरा तीरंदाज व अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को दिव्यांगता श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में आयोजित द 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 16 वर्ष पुराना राष्ट्रीय कीर्तिमान तोड़ दिया है। अब चूंकि ये यूपी के हैं तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनका आप नाम ध्यान रखेंगे, गुलवीर सिंह। इन्होंने 27 मिनट 41.81 सेकंड में जो है सुरेंद्र सिंह द्वारा 2008 में स्थापित 28 मिनट 2.89 सेकंड का कीर्तिमान तोड़ा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान। 16 से 27 मार्च के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार या सम्मान दिए गए हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को वैश्विक असमानताओं, विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं के क्षेत्रों को समझने में उनकी महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। तो इस वर्ष का जो सरस्वती सम्मान था वो 33वां था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। तो 33वां सम्मान किसे दिया गया? प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को, और उनका उपन्यास है रौद्र सात्विकम, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता और राजनीतिक, व्यक्ति और राज्य तथा कला और सत्ता के बीच संघर्ष की जांच करता है। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है, यह पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। विजेता को 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका भी दी जाती है। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पिछले वर्ष 32वां जो सरस्वती सम्मान मिला था वो जो है शिव शंकरी जी को मिला था, और उनका जो वो था कृति थी वो थी सूर्य वामसम, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 32वां किसको मिला था? शिव शंकरी जी को मिला था। और 33वां किसे मिला? प्रभा वर्मा जी को मिला, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबल पुरस्कार 2024 के बारे में। तो नॉर्वेजियन एकेडमिक ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टेलाग्रैंड को गणितीय, भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण के उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस पुरस्कार से, एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट हम जो बात करेंगे 16 से 27 मार्च के बीच में जितने भी साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, न्यूज होंगे, उसके बारे में, और ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे भारतीय बहुराष्ट्रीय राइड शेयरिंग कंपनी ओला ने कृत्रिम एआई पेश किया और इसे भारत का अपना पहला एआई बताया है। तो भारत का अपना पहला एआई कृत्रिम एआई जो है पेश किसने किया? ओला ने किया। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना ने 15 मार्च 2024 को जोधपुर में अपाचे AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टर से सुसज्जित अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित किया है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 22 अपाचे AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के उद्देश्य से एक ऐप जिसका नाम है सखी, उसको जो है विकसित किया है। सखी या क्रू इंटरैक्शन के लिए अंतरिक्ष जनित सहायक और नॉलेज हब मिशन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं में अपरिहार्य सहायता प्रदान करेगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 19 मार्च को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की जो लैंडिंग साइट है जिसका नाम है शिव शक्ति, इस नाम को मंजूरी दे दिया है। किसने दिया है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एआई चिप लीडर एनवीडिया ने प्रोजेक्ट GR-00T यानी कि जनरलिस्ट रोबोट 00 टेक्नोलॉजी की घोषणा की, जो ह्यूमनाइड रोबोट के विकास में क्रांति लाने के का जो है वादा करता है। यह एक मल्टी मॉडल एआई प्रणाली है जो ह्यूमनाइड रोबोट के लिए दिमाग के रूप के में काम करेगी, जिससे उन्हें नए कौशल सीखने और वास्तविक दुनिया के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट और सूचकांक से जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आए हैं, सूचकांक आए हैं इन 10 दिनों में, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक हालिया अध्ययन में निष्कर्ष निकला है कि मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में मूंगा आवरण यानी कि कोरल कवर 2005 में 37% से घटकर 2021 में 27.3% हो गया है। मन्नार की खाड़ी भारत की संपूर्ण मुख्य भूमि में जैविक रूप से सबसे समृद्ध तटीय क्षेत्रों में से एक है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बता दें कि भारत में तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी क्षेत्र 4 प्रमुख प्रवाल भित्तियों क्षेत्रों में से एक है, और जो अन्य है वो गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक अध्ययन के अनुसार अनुमान है कि 10.10 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और अन्य 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं। यह एक दीर्घकालिक बीमारी है जो तब होती है जब अग्नाशय इंसुलिन नहीं बनाता है। इंसुलिन से कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर शरीर में अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का अच्छा उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, और यही प्रश्न जो है एग्जाम में आप लोग कई बार देखे भी होंगे। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। इसके यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि जो 20 मार्च को मनाया जाता है, इसके अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया गया था, जिसमें बताया गया कि भारत 143 देशों में 126वें स्थान पे है। फिनलैंड संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अफगानिस्तान को कुल 143 देशों की सूची में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे खुशहाल देशों में अब दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा देश शामिल नहीं है, जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है, ये सब छोटे छोटे देश हैं जो कि शीर्ष पे रहते हैं। नॉर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 10 के बाद खुशहाली में सबसे तेज गिरावट अफगानिस्तान, लेबनान और जॉर्डन में देखी गई है, जबकि पूर्वी यूरोपीय देशों सर्बिया, बुल्गारिया और लातविया में खुशहाली में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को तैयार करने में कई आधार मूल्यों को शामिल किया गया है। अब वो मूल्य कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तियों के जीवन संतुष्टि के स्व मूल्यांकन के साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार, ये जो है मूल्य है, इसी आधार पे विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। जो शीर्ष के 5 देश हैं उनका नाम क्या है?
फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल, ये शीर्ष के 5 देश हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का स्थान 126वां है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो IQ एयर द्वारा जारी छठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया के शीर्ष 3 सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। इसे स्विस संगठन AQ एयर द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत की औसत PM 2.5 सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक गाइडलाइन से 10 गुना अधिक है, जो सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे रखती है। PM 2.5 गैसों और कणों का मिश्रण है जो हवा में तैरते हैं और उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसे पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है इंग्लिश में, जिसमें 2.5 कणों के आकार को संदर्भित करता है, जो 2.5 माइक्रोन या बालों के एक स्ट्रैंड की चौड़ाई का 1/30वां हिस्सा होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली विश्व की चौथी सबसे प्रदूषित राजधानी है। दुनिया के शीर्ष 11 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 भारत के हैं, दूसरा पाकिस्तान का लाहौर है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 83 भारत में स्थित हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बेगूसराय विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में उभरा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 16 से 27 मार्च के बीच में जितने भी मिसलेनियस वाले पॉइंट हैं, विविध वाले पॉइंट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। इन्हीं सब जो चीज है, यही सब जो करंट अफेयर हैं, यहां से भी जब प्रश्न बनाए जाएंगे तो आप लोग इन्हीं में से कंफ्यूज होंगे और फिर लगेगा कि कहां से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसका PDF जो है ये हमारे पराक्रम बैच में दिया जाएगा। और हमारा पराक्रम बैच का आज जो है दूसरे सप्ताह का आखिरी दिन है और आज के जो टारगेट है हमारा, वो हम चट्टान कवर करेंगे। आज हम भूगोल में, भारत के भूगोल में चट्टान को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन देखेंगे हम लोग जो है आपके पॉलिटी में से। और साथ ही यूपी स्पेशल में हम लोग इतिहास के, यूपी के इतिहास से प्रमुख फैक्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। और पराक्रम बैच में जो हमको स्पेशल 26 के रूप में जो बच्चे चाहिए होते, मतलब कि चाहिए थे, वो जो है मिल गए हैं। स्पेशल 26 हमने इसका नाम रखा है। और देखिए होता क्या है ना कि PDF केवल स्टोर करने में बड़ाई नहीं होती है, आपको उसको पढ़ना चाहिए। अगर हम PDF नहीं पढ़ेंगे, नहीं उस पर अभ्यास करेंगे, तो हमको जो है किसी भी कार्यक्रम से जुड़ने का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। चाहे आप 4 या 5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर आप उस पर लगातार अभ्यास नहीं करते हैं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल कभी भी नहीं हो पाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। विविध की बात कर लें, भारत और अमेरिका के बीच स्थापित भागीदारी के अनुरूप दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है टाइगर ट्राइफ 24, 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्री तट पर निर्धारित है। INS तीर और INS सुजाता भारत और मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल अभ्यास के आगामी दूसरे संस्करण में पार्टिसिपेट करेंगे। यह 21 से 29 मार्च 2024 को होने वाला एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। भारतीय नौसेना 23 सितंबर के मध्य से वर्तमान में चल रहे अपने समुद्री सुरक्षा अभियानों के दायरों को फिर से विस्तार देकर महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाकर समुद्री क्षेत्र में इजराइल हमास संघर्ष के बीच अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नौसेना ने 14 दिसंबर 2023 को माल्टा के ध्वज वाले भारी मालवाहक जहाज, जिसका नाम था MV रूवन, के अपहरण के दौरान सक्रिय कार्रवाई की थी। ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से चल रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के 23 मार्च 2024 को 100 दिन पूरे हो गए हैं, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? भारतीय नौसेना से है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी को कवर करते हैं 16 से 27 मार्च के बीच का। दक्षिण कोरिया ने 18 से 20 मार्च 2024 तक हाइब्रिड प्रारूप में सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? दक्षिण कोरिया में किया गया, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अरब सागर में गश्त पर तैनात INS कोलकाता ने 40 घंटों से अधिक समय तक चले
तलाशी अभियान के बाद 16 मार्च 2024 को सोमालियाई समुद्री डाकुओं से मालवाहक जहाज एमवी रुवन को बचाया। मालवाहक जहाज का पिछले साल दिसंबर में अपहरण कर लिया गया था और अब यह सोमालियाई समुद्री डाकुओं के नियंत्रण में था, जिसको भारतीय नौसेना ने छुड़ा लिया है ऑपरेशन संकल्प के द्वारा। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन ने हाल ही में अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है, जो उल्लेखनीय रूप से कम लागत पर दुश्मनों के विमानों और मिसाइलों को रोकने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। नेपाल के बराही घाटी पर एक समारोह के दौरान नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और खासतौर यूपी से सटा हुआ है। अच्छा, यूपी के कितने जिले नेपाल से सटे हुए हैं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो बराही घाटी का संबंध किस देश से है? नेपाल से है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही पोखरा जो है नेपाल की जो है पर्यटन राजधानी घोषित की गई है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सऊदी अरब ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का निर्णय लिया है और प्रतियोगिता में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व 27 वर्षीय मॉडल रूमी अल काहतानी करेंगी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस वर्ष मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे किया जाएगा? मैक्सिको में किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने घातक कार्सिनोजेस एस्बेस्टस के सभी प्रारूपों पर व्यापक रूप से प्रतिबंध करने की जो है व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की है। एस्बेस्टस में प्राकृतिक खनिज रेशे होते हैं। ये रेशे अग्निरोधी, हल्के और मनुष्य के बाल से भी ज्यादा पतले होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और ज्यादातर मनुष्य के आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। एस्बेस्टस का व्यापक रूप से इस्तेमाल इमारत के निर्माण में उसके महत्वपूर्ण भागों को आग से बचाने के लिए किया जाता है। बैकाल झील न्यूज में क्यों बनी हुई थी, इसको हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट होगा, ज्योग्राफी का पोर्शन यहां से कवर होगा। न्यूज ये था कि हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि बैकाल झील के प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। बैकाल झील आप देख रहे हैं ना कि ये रशिया है और एक मिनट कलर चेंज कर ले तो अच्छे से दिखाई देगा। ये रशिया है और ये आपका लेक बैकाल है और लेक बैकाल से ज्योग्राफी में कई बार प्रश्न बना हुआ है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कवर करिएगा। यह रूस गणराज्य के भीतर पूर्वी साइबेरिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है, साथ ही पानी की सबसे गहरा महाद्वीपीय भंडार भी है। यह आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है, जिसमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद ताजे पानी की लगभग 5वां हिस्सा मौजूद है। इसे रूस का गैलपागोस के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1996 में बैकाल झील को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी नामित किया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गैलापागोस द्वीप समूह, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये था कि बढ़ती आगंतुक संख्या के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गैलापागोस द्वीप समूह जो है वो नाजुक संतुलन के खतरे में जो है आ रही है, इसीलिए ये न्यूज बना हुआ था। ये आपका इक्वाडोर है जो कि आपका पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। उसके आप पश्चिम की साइड देखेंगे तो वहां पे गैलापागोस द्वीप समूह आपको दिखाई देगा, जिसके बारे में हमने साउथ अमेरिका का जब मैपिंग किए थे तो वहां पे विस्तृत में चर्चा की थी। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पराक्रम बैच वर्ल्ड ज्योग्राफी का वहां पे एक फोल्डर बना होगा, उसमें आपको जो है साउथ अमेरिका की मैपिंग बहुत अच्छे से कवर की गई है, उसको आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का एक हिस्सा है। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है। माउंट अंजुल जो है ये गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि हाल ही में डॉक्टर नीरज मित्तल को सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में की गई थी। भारत 1869 से आईटीयू का सक्रिय सदस्य रहा है और 1952 में आईटीयू परिषद का नियमित
सदस्य रहा है। इसकी सदस्यता वर्तमान में 193 देशों के पास है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही इसका मुख्यालय कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं 16 से 27 मार्च के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज से कि कौन कौन से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल खेलों के 2 बार स्वर्ण पदक विजेता जिनका नाम है शरत कमल को पेरिस ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर ये बन गए हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 17 मार्च 2024 को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के रूप में नया चैंपियन मिल गया है। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर फाइनल मुकाबला जीता था। विश्व के नंबर 2 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज और विश्व के नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने इंडियन वेल्स 1000 के क्रमशः पुरुष और महिला खिताब जीते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 13 से 23 मार्च तक पुणे में आयोजन किया गया। पिंपरी ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में, जहां पे हरियाणा ने फाइनल में मेजबान महाराष्ट्र को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो यहां पे आपने 16 से 27 मार्च तक के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको आपने कवर किया है। तो चलिए, हमारा पराक्रम बैच का जो आज का टारगेट है, जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी में चट्टान हम लोग को आज कवर करना है और पॉलिटी में हम लोग कवर करना है इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। तो इसके साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।